आई नो इट्स वेरी शॉकिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शॉकिंग है, बट ट्रस्ट मी, जो सिचुएशंस लग रही हैं अगले 6 महीने में कोई जनरल ड्रॉ भी निकल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके आपको फिगर्स बताता हूँ। Is it worth moving to Canada in 2024 or even 2025? Or is it even possible for some? गाइस सही सुना आपने, सिर्फ आज एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला तो टॉपिक ये है कि क्या कनाडा मूव करना वर्थ वाइल है 2024 या 2025 में, या फिर कनाडा में मूव करना पॉसिबल है भी कि नहीं। गाइस सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा कि 2 महीने के गैप के बाद मैं कोई वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से माय लाइफ इज नॉट बीन इजी एट ऑल सिंस लास्ट 3 to 3.5 months सिंस द टाइम आई हैव लैंडेड इन कनाडा। जॉब्स की बहुत ही मारा मारी है, स्पेशली ओंटारियो रीजन में। चलिए अब हम जॉब्स के बारे में ही सिंस बात कर रहे हैं तो इसी को अपना पहला पॉइंट पकड़ लेते हैं। जब हम कनाडा आ रहे हैं तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, चाहे न्यूज़ में आपको जो भी सुनने को मिल जाए, कंपनीज एक्सपेक्ट कर ही रही हैं कि आपको कोई कनाडा का एक्सपीरियंस है कि नहीं। बट ये बहुत ही अजीब बात है, जब हम बाहर से कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी कंट्रीज से शिफ्ट हो रहे हैं, हमें कनाडा का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इसके अलावा रिसेशन के कारण सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। कुछ इमिग्रेंट्स ऐसे भी हैं कनाडा में जिन्हें आए हुए 6 महीने 8 महीने तक हो चुके हैं, बट उनके पास अभी भी कोई जॉब नहीं है। अब बिकॉज सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेंट्स भी हैं जिनको 5 years 6 years इवन 10 years का एक्सपीरियंस है, वो सब एंट्री लेवल जॉब्स भी करने को तैयार हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एंट्री लेवल जॉब्स भी मिलना मुश्किल है। क्यों? कि वहाँ पे एक्चुअल में ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि आप सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही नहीं फेस कर रहे हैं एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, जो फ्रेशर्स भी पास आउट हो रहे हैं वो भी एंट्री लेवल जॉब्स ही देख रहे हैं। और अगर आप मेरी तरह मिड एज में हैं, 35 and 40+, और इस टाइम पे अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग एट दिस एज, ऑलमोस्ट हाफ योर लाइफ इज़ ऑलरेडी गॉन बाय, और आपके पास कुछ ही साल हैं जिसमें आपको अपने आप को सेट भी करना है, अपने आप में फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव करनी है, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको आपको पूरा करना है। तो ऐसी जब जॉब मार्केट की सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि कनाडा आने से पहले आप अपने प्रोफेशन की डिमांड चेक करें कनाडा में, कि आपका जो प्रोफेशन है, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी डिमांड है कनाडा में। एंड द बेस्ट वे टू फाइंड इट आउट इज़ गो टू लिंक्डइन एंड डू सम एक्सरसाइज, सम एक्टिविटी देयर। सो गाइज़ यहाँ पे हमने लिंक्डइन का वेब पेज ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पाएंगे नोटिफिकेशंस, देन यू मस्ट बी सीइंग दिस जॉब्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी जॉब्स को डाल सकते हैं। जैसे हमने डाला फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन जब हम डालेंगे तो यू कैन सी देयर अबाउट 7,238 पोजीशंस अवेलेबल इन कनाडा। उसके बाद लेट्स पुट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशंस। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे देख पाएंगे आप 4,024 पोजीशंस अवेलेबल इन कनाडा। यहाँ पे आप कनाडा को चूज़ ना करके ओंटारियो को भी चूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट हाउ मेनी पोजीशंस आर अवेलेबल। तो इन ओंटारियो देयर अबाउट 1,569 पोजीशंस अवेलेबल। ये तो एनी टाइम है। यहाँ पे आपको पास्ट वीक का चेक करें टू फिगर इट आउट हाउ मेनी पोजीशंस अवेलेबल इन ओंटारियो फॉर ह्यूमन रिसोर्स। So once you search it, you'll find it's about 642 positions available. So it means human resource की positions अभी कनाडा में डिमांड में है। इसी तरह हम एक और जॉब पोजीशन को सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको डाला ओंटारियो में, तो अभी 1,572 पोजीशंस आर अवेलेबल सिंस लास्ट 1 वीक। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। एंड उसके अलावा ये जो मैं अभी पोजीशंस आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर ओंटारियो 1 प्रोविंस, और पास्ट वीक की चेक कर रहे हैं ताकि हमें फिगर आउट हो सके कि कौन सी पोजीशंस हाईली इन डिमांड है इस वक्त कनाडा में। इसी तरह आप और अपनी पोजीशंस डाल सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को हमने डाला और करीब 291 पोजीशंस आई हैं सिंस लास्ट 1 वीक इन ओंटारियो कनाडा। दिस इज़ वन वे टू फाइंड आउट हाउ मच पोजीशंस आर अवेलेबल फॉर योर प्रोफेशन इन कनाडा। इससे आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपकी जॉब भी लगने के कितने चांसेस बन सकते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन मैं आपको समझा सकता हूँ, अपनी खुद की जॉब स्ट्रगल के थ्रू समझा सकता हूँ।
आई हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 8 ईयर्स और उसके बाद करीब 8 से 10 साल मेरे को एक्सपीरियंस है खुद का बिजनेस करने का एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। बट जब कनाडा में आया तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिजनेस तो हम नहीं कर सकते, तो वी हैव टू फाइंड अ जॉब। मैं सिर्फ जॉब ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर रहा था थ्रू लिंक्डइन, इंडीड और एनी अदर पोर्टल्स, बल्कि मैं उस हद तक भी गया जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। आई वेंट टू कंपनीज, जो भी कंपनी में मैं इंटरेस्टेड था या जो कंपनी में मेरे को लग रहा था ओपनिंग्स आ रही हैं जो कि क्लोज टू माई एक्सपीरियंस है, आई यूज टू गो टू देयर ऑफिसेज, आई यूज टू हैंड देम माई सीवीज एंड ट्राई टू मीट द HR if possible. You won't believe it, I have done that. I have done that for full 2 months. I have gone to companies door to door जहाँ पे मेरी प्रोफेशन या मेरे एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई क्लोज टू क्लोज भी पोजीशन है। आई यूज टू गो टू दोज कंपनीज एंड हैंड देम ओवर माई रिज्यूमे पर्सनली। सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने तक मैं सीमित नहीं रहा। 2 महीने से 2.5 महीने करने के बाद कंटिन्यूसली एवरी डे, बाय थर्ड मंथ आई वॉज एबल टू फाइंड अ जॉब फॉर माई सेल्फ। ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और इतनी पोजीशंस कनाडा में नहीं हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे आप जॉब देख लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को यहाँ पे आए हुए 4, 5, 6, 8 महीने हो चुके हैं और उनको जब जॉब भी मिलती है तो कहाँ मिलती है? वेयर हाउस में, या फिर वो टिम हॉर्टन्स में काम कर लेंगे या फिर वो मैकडोनल्ड्स में काम कर लेंगे। आई somehow was able to find a corporate job, बट उसके लिए मैंने ये स्ट्रगल की थी। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ये स्ट्रगल करते हैं। अगर आप अपनी ईगो को लेके कनाडा आ गए कि मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कंपनीज के ऑफिस नहीं जाऊँगा डायरेक्टली रिज्यूमेस पकड़ाने, तो ट्रस्ट मी, इस ईगो के कारण आपको जॉब मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड स्लोली एंड स्टेडली फ्रस्ट्रेशन विल क्रीप इन और आपके लिए सर्वाइव करना कनाडा में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट आता है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए, रेंट्स तो आसमां को छू रहे हैं अगर आप स्पेशली GTA एरिया में रहते हैं, जो कि है ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें ब्रैम्पटन भी आता है। तो अगर तो आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा में मूव कर रहे हैं तो ईजिली आपका रेंट और आपकी ग्रोसरीज आधी इनकम तो ले ही जाएगी। और मैं उस हिसाब से ये बात कर रहा हूँ अगर आपकी कनाडा के हिसाब से मीडियम एवरेज सैलरी है जो कि क्लोज टू $60,000 है। अगर आप उससे कम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर्वाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, एक बेडरूम उसके साथ अटैच्ड वॉशरूम एंड किचन का रेंट अप्रॉक्सीमेटली बेसमेंट में $1,500 के आसपास है। एंड एवरेज ग्रॉसरीज 3 लोगों की, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और आपका एक जैसे बच्चा है, वो क्लोज टू $600 होंगी पर मंथ। तो करीब इन दोनों को ही अगर आप प्लस कर लेंगे तो $2,100 तो सिर्फ आपका रेंट चला गया और आपकी ग्रॉसरीज चली गई। और अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं 5 दिन के लिए, तो 22 दिन अगर आप महीने में काम करते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी ही $2,200 या $2,300 बनेगी। तो इसलिए अगर आप अच्छे से सर्वाइव करना चाहते हैं कनाडा में तो कम से कम आपकी 4,500 to $5,000 सैलरी होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फैमिली है तो ऑब्वियसली आपको कार की भी ज़रूरत पड़ेगी। कार में फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी है, फिर इंश्योरेंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी है कनाडा में, फिर उसका पेट्रोल का खर्चा। तो इसलिए अगर आप ओके लाइफ जीना चाहते हैं, जस्ट एन एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कम से कम महीने का $5,000 तो कमाना पड़ेगा अगर आपकी फैमिली आपके साथ है। और अगर आप सिंगल हैं तो उस केस में आपको कम से कम प्राइवेट रूम के लिए $700 देना पड़ेगा, जिसमें आपका किचन और वॉशरूम शेयरिंग में होगा, बट आप रूम प्राइवेट ले सकते हैं, बट उसका बजट आपका कम से कम $700 होना चाहिए। और जहाँ तक आपकी ग्रोसरीज की बात आती है, करीब $250 लगेंगे, बट $250 भी तभी जब आपको खुद खाना बनाना आता है, आप किचन में खुद तीनों टाइम अपना खाना बना सकते हैं तब। लेकिन अगर आपने टिफ़िन की सर्विस लेनी है तो उस केस में आप अपना बजट $400 पर मंथ के आसपास रखें। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप ग्रोसरीज करने जा रहे हैं एंड यू आर बाइंग अ फ्रूट लाइक मैंगो, तो एक मैंगो करीब $2 का पड़ता है। इफ़ यू आर बाइंग अ ब्रेड, तो ब्रेड की कॉस्ट करीब $5 to $5.50 है। इफ़ यू आर बाइंग एग्स, एक दर्जन आप एग्स ले रहे हैं, उस केस में उसकी कॉस्ट पड़ती है $6। तो इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रोसरीज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कनाडा में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। देखिए, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ का टैक्स सिस्टम। सी, टैक्स सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली हैवी है। लोग यहाँ कनाडा आते हैं सोच के कि हम बहुत पैसा कमाएंगे, बट उनको ये नहीं पता कि कनाडा में आप जब जॉब कर रहे हैं तो आपकी जितनी भी इनकम है उसका 1/3
यस, 1/3 सिर्फ टैक्स में चला जाता है। नाउ द एवरेज इनकम ऑफ कैनेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली $64,000, बट इस केस में जब आप टैक्स पे करेंगे तो करीब 25% आपका टैक्स में ही चला जाएगा। तो इवन अगर आप $64,000 कमा रहे हैं, आपके हाथ में करीब $48,000 to $49,000 ही आएगा। और बात यही ख़त्म नहीं होती है। अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हैं, ग्रॉसरीज की शॉपिंग कर रहे हैं, या कुछ भी, ओंटारियो के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ भी आप बाय करेंगे तो उसमें 13% टैक्स अलग है। इसका मतलब ये है, अगर आप ग्रोसरीज करना जा रहे हैं, आपने $100 की ग्रोसरी की, तो आपका बिल $100 नहीं बनेगा, आपका बिल बनेगा $113। अब ये जो मैंने आपको डेटा बताया है, ये ओंटारियो का डेटा है। हर एक प्रोविंस का अपना खुद का टैक्स सिस्टम है। जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम है वो तो एग्जैक्टली सेम है फॉर एवरी प्रोविंस, बट जो प्रोविंस का टैक्स है वो प्रोविंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मैं प्रो टिप दूंगा, आप कनाडा में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। यू कैन मेक एन अमेजिंग लाइफ इन कनाडा अगर आप थोड़ा बिजनेस माइंडसेट रखते हैं। आप स्टार्टिंग में, कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे आके बिजनेस करें। यू कैन डू अ जॉब, सेट योर सेल्फ। कनाडा के बारे में जानिए, कनाडा में अपने आप को सेटल करिए, इसके कल्चर को समझिए, वहाँ काम करिए, एक्सपीरियंस गैदर करिए, और उसके साथ साथ आफ्टर सम टाइम स्टार्ट लुकिंग टू डू अ बिजनेस। कनाडा इज़ अ वेरी बिजनेस फ्रेंडली कंट्री, और अगर आप बिजनेस करने की सोचेंगे तो अपने टैक्सेस को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है कि कनाडा में आपको 2024 या 2025 में मूव करना है कि नहीं करना, वो ऑब्वियसली आपका डिसीजन है। मैं तो सिर्फ आपको रियलिटी चेक बता रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो है हमारा पीआर पाथवेज आर गेटिंग हार्डर। देखिए, कोई भी यहाँ पे ऑलरेडी है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, या जो वर्क परमिट पे है, या जो लोग कनाडा आने की सोच रहे हैं बाहर से अभी, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट वी वांट टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड फॉलोड बाय गेटिंग अ कैनेडियन सिटीजनशिप। कि अब आईआरसीसी प्लान कर रहा है एक रीजन बेस्ड ड्रॉज निकालने का, जिसका अभी एंटायर प्रोसेस क्लियर नहीं है एग्जैक्टली वो कैसे करेंगे, बट ये न्यूज़ में सुनने को आ रहा है दे आर प्लानिंग टू डू अ रीजन बेस्ड ड्रॉज, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो कि रूरल एरियाज़ में शिफ्ट होंगे, ताकि जो रूरल बेस्ड एरियाज़ है कनाडा में उनको डेवलप किया जाए, rather than giving preference to people who would like to move to major cities। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि CEC, जिसे हम कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कहते हैं, दैट ड्रॉज आर फाइनली बैक। 31 मई को पहला CEC ड्रॉ निकला था आफ्टर आई डोंट नो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 years, और लास्ट जो हमारा जनरल ड्रॉ निकला है वो है 23rd of April, and the lowest CRS score that went at that time was 529। मैंने लास्ट ईयर में आपको बोला था कि आई सी इट वेरी डिफिकल्ट दैट द ड्रॉ विल गो बिलो 500, और आज हम जुलाई में पहुंच गए हैं, अभी तक जनरल ड्रॉ का स्कोर 500 से नीचे नहीं आया है। स्कोर की बात तो बहुत दूर की है, अगले 6 महीने में या 7 महीने में आपका कोई जनरल ड्रॉ भी निकलेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। आई नो इट्स वेरी शॉकिंग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शॉकिंग है, बट ट्रस्ट मी, जो सिचुएशंस लग रही हैं, अगले 6 महीने में कोई जनरल ड्रॉ भी निकल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके आपको फिगर्स बताता हूँ। अगर हम पिछले 6 ड्रॉज की बात करें तो उसमें से एक आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ निकला है, 2 आपके PNP ड्रॉज निकले हैं, और एक आपका हेल्थ केयर, फ्रेंच एंड ट्रेड कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकले हैं। अब इसमें थोड़ी और डीप में जाऊंगा, थोड़ी और कैलकुलेशंस आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ पाए कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब IRCC 2024 के लिए टारगेट कर रहा है कि 1,10,000 इन्विटेशंस देगा फॉर PR। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कि फेडरल स्किल्ड वर्कर्स हैं या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं। अब फेडरल स्किल्ड वर्कर्स में आपके कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज भी आते हैं, जिसमें फ्रेंच हो गया, स्टेम, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। अब इसका बाइफिकेशन बाहर आ चुका है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए। 1,10,000 टोटल नंबर्स को इनविटेशन देना है, जिसमें से 30% निकलेंगे फ्रेंच के लिए, 25% निकलेंगे स्टेम के लिए, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के प्रोफेशंस आते हैं, 15% मिलेंगे हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को, 5% मिलेंगे ट्रेड ऑक्यूपेशंस को, 3% मिलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशंस को, एंड 0.5% मिलेंगे एग्रीकल्चर या एग्री रिलेटेड प्रोफेशंस को। इन नंबर्स को अगर आप एड अप करेंगे तो हमारे पास आता है 78.5%। इसका मतलब 21.5% जो बाकी नंबर रहता है वो रहता है जनरल ड्रॉ, मतलब कि बाकी जो प्रोफेशंस हैं इनके बाहर उनके लिए, प्लस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC के लिए।
अब 1,10,000 का जो 78.5% निकलता है वो है 86,350 इन्विटेशंस, और इसमें जो बाकी जनरल ड्रॉ के लिए रह जाते हैं वो है 23,650 इन्विटेशंस। अब ये 23,650 में 11,595 इन्विटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं फॉर जनरल ड्रॉ इन दिस ईयर 2024, और 3,000 जा चुके हैं सीईसी कैटेगरी को। तो 23,650 में से 14,595 इन्विटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं। तो इस साल में इसका मतलब है टोटल जनरल ड्रॉ प्लस सीईसी के लिए सिर्फ 9,055 इन्विटेशंस रह चुके हैं। और जब मैं इन्विटेशंस की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फैमिली का एक इन्विटेशन है, नहीं, 9,055 पीपल, और सीईसी का एक ड्रॉ ऑलरेडी आ चुका है। सो आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो रिमेनिंग अब 9,055 इन्विटेशंस भी अब जाएंगे वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को जाएंगे। That is exactly the reason why I'm saying is कि अब मैं forget about scores getting below 500, जनरल ड्रॉ भी निकलेगा इस साल में अगले 6 महीने में, तो मेरे को बहुत ही बड़ा डाउट है। तो इसलिए मैंने वीडियो का टॉपिक भी ये रखा है कि इज इट वर्थ मूविंग टू कनाडा इन 2024 और 2025, और इज इट इवन पॉसिबल टू मूव टू कनाडा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को लेके हैं फॉर 2025, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको ऐड करने की प्लानिंग चल रही है फॉर 2025 कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, बायो मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि आईआरसीसी प्लान कर रहा है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में ऐड करने के लिए, जैसे कि एलिमेंट्री टीचर्स असिस्टेंट्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एंड एजुकेशन काउंसलर्स। जो भी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, इससे एक चीज़ तो वेरी क्लियर है कि कनाडा अब फोकस ज़्यादा उन्हीं लोगों पे करेगा जो लोग ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर स्किल्ड वर्कर्स हैं, क्योंकि आपको ये पता ही है कि ये नंबर ऑलरेडी 2.5 मिलियन पहुंच चुका है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख, और हर साल का इनका टोटल टारगेट होता है पीआर देने का, वो है 4,85,000 लोगों को। सो इस हिसाब से तो अगले 5-6 साल तक अगर सिर्फ कनाडा में जो लोग ऑलरेडी हैं उन्हीं को अगर पीआर देते रहे तो इनके 5 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे। उसके अलावा जो भी मैंने अभी आपको सिचुएशंस बताई हैं कि अब कनाडा मूव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आपके ऊपर है, बट आई हैव टोल्ड यू द रियलिटी। इसके अलावा वी ऑल नो दैट नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं। उसके बाद अगर कोई नई सरकार आती है, उनका क्या प्लान होता है टुवर्ड्स इमिग्रेशन, वी डोंट नो। हो सकता है कुछ मेजर चेंजेस हों, वी डोंट नो। तो अगर आप चाहें तो आप इलेक्शंस तक का भी वेट कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कनाडा में अपना फ्यूचर गुजारना चाहते हैं कि नहीं। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। सिर्फ दुनिया कह रही है कनाडा आने के लिए तो तब मत आइए, अपना एक प्लान बनाइए, क्योंकि कनाडा में लाइफ आसान नहीं है, कनाडा में लाइफ बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, तो कनाडा में आना, सर्वाइव करना और एक्चुअल में पीआर लेना कितना आसान होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। वेल गाइज, दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके बारे में और सीरियसली सोचेंगे। एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।